क्लास 11 में जितने भी बच्चे हैं जिनका फिजिक्स का एग्जाम है फाइनल टर्म का, उन सभी बच्चों के लिए वीडियो रहेगी। इस वीडियो में हम पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी आपके पेपर में आ रखे हैं इन सभी वीडियोस में मैं आपको कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करूंगा। और डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहां पर से आपको वीडियो नंबर 1 से लेकर जब तक वीडियो मैं यहाँ पर बनाऊंगा आपको वहां तक की प्लेलिस्ट आपको वहां पर मिल जाएगी, ठीक है। और उसके बाद ही मैं आपके लिए वहीं पर मिड टर्म की भी जो पीवाईक्यूज प्रैक्टिस की मैंने वीडियोस बनाई थी ना, उसको भी वहीं से कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। तो उन सभी वीडियोस को आप कंप्लीट फॉलो कर लेना, और इनके साथ साथ आपके जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स होते हैं उन सभी को भी आप अपने आप से कवर कर लेना, तो आपके पेपर में ना बहुत ही अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पर बोला गया है 2 वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और दोनों के दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और यहाँ पर जो है ना अल्फा वाला टर्म है बी वेक्टर में, और यहाँ पर आपको अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, आपको ना मैं बता देता हूँ, जब कभी भी आपको बोला जाए कि 2 वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो इनमें जो है इनका डॉट प्रोडक्ट जो है ना वो 0 के बराबर होता है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है आपका 0। ये बताया तो मैं आपको कैसे 0 होता है। यहाँ पर जो है इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा, और यहाँ पर जो है परपेंडिकुलर का मतलब है थीटा आपका कितना है 90 डिग्री। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0, क्योंकि कॉस 90 कितना होता है 0, तो इस पूरे की वैल्यू आ गई आपकी 0। तो यहाँ पर से ए डॉट बी वेक्टर कितना हो गया 0। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं। यहाँ पर जो है आई कैप का आई कैप के साथ जो भी कॉफिशिएंट है ना उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 × 2 10 प्लस में 7 × 2 14 -3 × माइनस अल्फा, तो यह आ जाएगा आपका प्लस का 3 अल्फा, और इसको आपको 0 के बराबर रख देना है, क्योंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या है 0 के बराबर। तो ये हो गया आपका 24 प्लस में 3 अल्फा बराबर 0। 3 अल्फा -24 के बराबर हो जाएगा, और अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी यहां पर से -8। अगले क्वेश्चन में आपको ये कहा गया कि आपको एक वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड है वो 7 है, और यहाँ पर आपको ये भी बोला गया कि इस वाले वेक्टर की जो डायरेक्शन है ना इज सेम एज दैट ऑफ बी वेक्टर, और बी वेक्टर आपका ये है, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको बोला क्या गया वो मैं आपको बताया था। यहाँ पर आपको एक वेक्टर फाइंड करना है, उस वेक्टर को मान लिया हमने ए वेक्टर, और यहाँ पर उसका मैग्नीट्यूड गिवन है, यानी कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको गिवन है, ये कितना है ये आपका 7 के बराबर, ठीक है। तो वेक्टर के लिए आपको 2 चीजों की आवश्यकता होती है, एक तो है आपकी किसकी मैग्नीट्यूड की, और एक है आपका डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन आपका कहाँ से मिलेगा, डायरेक्शन मिलेगा बी वेक्टर से। तो बी वेक्टर की हम डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, इसके यूनिट वेक्टर से, और यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है बी कैप। तो यूनिट वेक्टर निकलता है आपका वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ऐसे हम फाइंड करते हैं यूनिट वेक्टर। किसी भी वेक्टर का अगर हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना ना तो उस वाले वेक्टर का वो डायरेक्शन बताता है। तो हमें यहाँ पर डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन मिल जाएगा तो फिर वही हमारा ए कैप के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बी वेक्टर लिखते हैं 3 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा आपका 3 का स्क्वायर, आई कैप का कॉफिशिएंट का स्क्वायर, जे कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, और के कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। इन सबको ऐड करके इस पे रूट लगा देंगे तो हमें मैग्नीट्यूड मिल जाता है किसी भी वेक्टर का। तो ये आ जाएगा आपका 1 1 और ये 9, तो √11 आपका आ गया यहाँ पर क्या इसका मैग्नीट्यूड √11। तो बी कैप हमें यहाँ पर मिल चुका है, और यहाँ पर जो बी कैप है वो हमारे ए कैप के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ही बोला गया है कि इस वाले वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ना ए वेक्टर का वो तो आपका 7 के बराबर है, पर जो इसकी डायरेक्शन है इज सेम एज दैट ऑफ दिस वेक्टर, ठीक है। तो ए कैप जो है बी कैप के बराबर है, तो यहाँ पर से हम क्या करेंगे ए वेक्टर हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है यहाँ पर 7, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 3 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप से, डिवाइड बाय √11। 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका कितना 21 आई कैप डिवाइड बाय √11 प्लस में 7 जे कैप √11 माइनस के कैप बट्टे
7 k कैप बट्टे √11। तो ये हो गया आपका ए वेक्टर। ठीक है, तो इस प्रकार के आपके क्वेश्चन आपके पेपर में मिल सकते हैं। आपको कभी भी बोला जाए कि एक वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड ये है, आपको अपने आप से मैग्नीट्यूड देंगे और यहाँ पर आपको ये बोल दिया जाएगा कि उसकी जो डायरेक्शन है ना वो सेम है किसके, इस वाले वेक्टर के। ठीक है, तो आपका कंसेप्ट क्या होगा, जो भी वेक्टर होता है उसके साथ उसका मैग्नीट्यूड होता है और उसकी डायरेक्शन होती है। तो मैग्नीट्यूड आपको पता है किसी वेक्टर का, और अब आपको चाहिए क्या, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए आपको हिंट दे रखा है कि जो डायरेक्शन है वेक्टर की वो सेम है किसके, इस वाले वेक्टर के। तो यहाँ पर से हम यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेंगे। यूनिट वेक्टर आपका आ जाएगा वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर से हमने यूनिट वेक्टर फाइंड कर लिया, और यहाँ पर यूनिट वेक्टर है वो आपका ए कैप के बराबर होगा, क्योंकि दोनों के दोनों आपके क्या है, दोनों के दोनों यूनिट वेक्टर हैं और दोनों की दोनों डायरेक्शन क्या है, सेम है। ठीक है, तो ए वेक्टर मान लो आपका इस प्रकार से है, तो बी वेक्टर भी आपका इसी प्रकार से होगा, दोनों को सेम डायरेक्शन में होंगे। ये आपका ए वेक्टर और ये आपका बी वेक्टर, दोनों सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, पर इनका मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है। तो मैग्नीट्यूड पे हमें नहीं जाना, हमें खाली डायरेक्शन से मतलब है, डायरेक्शन दोनों की सेम है, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं सामने सामने। तो यहाँ पर बी कैप इज इक्वल टू ए कैप एंड यहाँ पर ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड, और ये होगी आपकी पूरी डायरेक्शन जो कि बी कैप से हमें मिली है। ठीक है, तो यहाँ पर से 7 3 जा 21 बटे √11 आई कैप, और यहाँ पर 7 इंटू जे कैप डिवाइड बाय √11 माइनस का 7, क्योंकि यहाँ पर है आपका माइनस, तो माइनस का 7 के कैप डिवाइड बाय √11। तो ये हो गया हमारा फाइनली आंसर। थर्ड क्वेश्चन की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपको बोला गया आपको यहाँ पर थीटा एंगल फाइंड करना है इन दोनों वेक्टर्स के बीच में। तो मैं आपको इसके लिए बता देता हूँ कि जो आपका ए वेक्टर डॉट ए डॉट बी वेक्टर होता है, ये होता है आपका क्या, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पर होता है आपका कॉस थीटा। अगर मैं यहाँ पर से कॉस थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और डिवाइड बाय इन दोनों का मैग्नीट्यूड। तो ये आपका हो गया कॉस थीटा। और अगर मैं यहाँ पर से थीटा निकालना चाहूँ, थीटा आपका क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको थीटा मिल जाएगा। तो जो आपका बेसिक एल्जेब्रा है ना मैथमेटिक्स का, वो वेक्टर्स है। तो यहाँ पर वेक्टर्स डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आपको जो है हल्का फुल्का तो आना ही चाहिए। ठीक है, वेक्टर आपको ज्यादा आना चाहिए क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट है। बाकी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो आप 12th में भी सीख लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर से हम क्या करेंगे, ए डॉट बी वेक्टर निकाल लेते हैं। ये आपका आ जाएगा, इन दोनों के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया तो आई कैप के कोफिशिएंट को -1, तो इसके मल्टीप्लाई किया तो जे कैप के 2 and 1 तो प्लस का 2, एंड यहाँ पर -2 इंटू -1 तो प्लस का 2। ऐड कर लेते हैं 2 2 4 और ये 3, और यहाँ पर से ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, तो 1 1 2 और ये 4, तो आपका हो गया 6 √6। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये हो गया आपका -2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पर -1 का स्क्वायर 1, तो 4 1 1, तो ये भी हो गया आपका कितना, √6। अब यहां पर से हम थीटा निकाल सकते हैं। थीटा आपका क्या था, कॉज इनवर्स ऑफ ए डॉट बी वेक्टर। ए डॉट बी वेक्टर आया हमारा 3, इन दोनों का मैग्नीट्यूड को हमें मल्टीप्लाई करना है, √6 इंटू √6, ये हो गया आपका 6, ये कटा 1/2, तो थीटा कितना आ गया, कॉज इनवर्स ऑफ 1/2। तो ये किसकी वैल्यू होती है, ये होती है आपकी π/3 की। फोर्थ क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में है। बहुत ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछने की वेक्टर से पॉसिबिलिटी है ना, तो इस सारे क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं आपको बता देता हूँ इस वाले क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है, और उसके बाद मैं आपको यही बताऊंगा कि इसको आपको ना याद रखना है एज इट इज, क्योंकि बहुत बार इसको 1 मार्क में भी पूछ लिया गया, 1 मार्क्स में आएगा तो फिर आपको इतना ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको ये एग्जैक्टली याद होना चाहिए। ठीक है, बहुत जगह छोटे छोटे स्टेप में इसका जो है अप्लाई हो जाता है। ठीक है, आपको बोला गया यहाँ पर आपके पास 2 वेक्टर्स हैं, इक्वल हैं, यानी कि 2 इक्वल वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर हमने मान लिया वो आपस में इक्वल है। हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर, अगर इनका जो रिजल्टेंट है वो इन्हीं के बराबर हो जाए, मतलब यहाँ पर जो है जो आपका इनका रिजल्टेंट है ना वो इन्हीं में से किसी के इक्वल है, तो दोनों तो आपस में इक्वल ही है। दोनों आपस में इक्वल है, अगर किसी भी एक के इक्वल है तो मतलब वो तीसरे वाले के भी इनडायरेक्टली इक्वल ही है। ठीक है, तो आर वेक्टर
इन दोनों का जो रिजल्टेंट है आर वेक्टर वो भी इन दोनों के बराबर है। ठीक है, तो मान लो आपके पास इस प्रकार से वेक्टर है, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, इनका मान लो यहाँ पर कुछ रिजल्टेंट है इस प्रकार से, आर वेक्टर बोल दिया मैंने, और यहाँ पर जो है इनका इंक्लिनेशन है थीटा। तो यहाँ पर आपको बताना है व्हाट इज द इंक्लिनेशन बिटवीन दैम, यानी कि यहाँ पर आपको थीटा फाइंड करना है कि आपका थीटा एंगल क्या होगा। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको एडिशन ऑफ वेक्टर्स आता ना तो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स में आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो होता है आपका अंडर रूट टाइम्स ऑफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस में 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, कॉज ऑफ थीटा। तो यहां पर से अगर मैंने रूट को इधर भेज दिया तो ये हो गया आपका आर वेक्टर का क्या होल स्क्वायर बराबर ए वेक्टर का स्क्वायर, बी वेक्टर का स्क्वायर, प्लस में 2a वेक्टर बी वेक्टर। ठीक है, अब यहां पर से हम क्या करेंगे, ये तीनों ही वेक्टर आपस में बराबर हैं, तो यहां पर से इसको मैं लिख सकता हूं ए वेक्टर इसका स्क्वायर, ए वेक्टर को ए वेक्टर ही छोड़ दिया, बी वेक्टर को भी ए वेक्टर लिख दिया, ये हो गया हमारा ए वेक्टर का स्क्वायर, बी वेक्टर को जब हमने ए वेक्टर लिखा तो ये हो गया हमारा ए वेक्टर का स्क्वायर और कॉज ऑफ थीटा। इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों प्लस में, और इसको अगर मैं इधर ले आता हूँ माइनस का ए वेक्टर का होल स्क्वायर बराबर में 2a वेक्टर इस पूरे का होल स्क्वायर कॉस थीटा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा आपका -1, 2 को नीचे ले आते हैं बराबर कॉस थीटा। दिख ही रहा है आपको कॉस थीटा किसके बराबर है, -1/2 के बराबर। तो यहाँ पर से ये किसकी वैल्यू होती है, ये होती है आपकी कॉज ऑफ 120 डिग्री की। तो थीटा कितना आ गया 120 डिग्री, या आप इसको क्या लिख सकते हैं 2π/3। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि आपको जो है ये वाला क्वेश्चन याद होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप लर्न कर ले तभी आपके लिए बेहतर होगा। यहाँ पर जो है जब कभी भी आपके दो वेक्टर्स आपस में 120 डिग्री का एंगल बनाते हैं और दोनों वेक्टर क्या होने चाहिए, आपस में बराबर होने चाहिए, तो उनका जो रिजल्टेंट बनता है ना वो उन्हीं दोनों में से एक के बराबर होता है, और अगर वो एक के बराबर है तो वो तीसरे वाले के भी बराबर है। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका आने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं जो है 5 न्यूटन एंड 7 न्यूटन, जो एक दूसरे पे 60 डिग्री का इंक्लिनेशन कर रहे हैं। मैंने मान लिया ये ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है आपका 7 न्यूटन, और दूसरा है आपका बी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है यहाँ पर 7 न्यूटन। ठीक है, दोनों के बीच में इंक्लिनेशन है आपका 60 डिग्री का, और यहाँ पर आपको इनका रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो आपको मैंने बता रखा है एडिशन ऑफ वेक्टर, अभी आपको बताया था ये पूरा। तो आर वेक्टर इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ना वो अंडर रूट टाइम्स ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, बी वेक्टर का स्क्वायर, प्लस में 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, कॉज ऑफ थीटा की जगह पे 60 डिग्री। तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको यहाँ पर से मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर से अंडर रूट में इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25, प्लस इसका स्क्वायर यानी कि 49, प्लस में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 35 दूनी, ये हो गया आपका कितना 70, और ये 1/2। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, इससे ये कट गया, ये आ गया आपका 35, और इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया आपका 74 और 35 होता है आपका 74 और 35, ये हो गया आपका 9, और ये हो गया आपका 10, तो 109। रिजल्टेंट वेक्टर आ गया आपका कितना 109 न्यूटन, अंडर रूट में 109 न्यूटन। अब ये सही रहेगा क्योंकि यहाँ पर रूट भी लगा था ना, तो हमने रूट को हटा दिया था, अब ये सही है। ठीक है, और न्यूटन का आप बाहर लिख लेना न्यूटन। अगला क्वेश्चन अगेन आपका वेक्टर से रहेगा, और यहाँ पर आपको बोला गया एक आपके पास यूनिट वेक्टर है जो इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया गया, और यहाँ पर आपको बोला गया कि आपको ना यहाँ पर सी की वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। तो यहाँ पर इस यूनिट वेक्टर को मैंने मान लिया यहाँ पर
ए कैप, यूनिट वेक्टर को इसके ऊपर इस प्रकार से ऐसे टोपी पहना देते हैं तो इसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ए कैप ये जो है 0.5 आई कैप प्लस 0.8 जे कैप प्लस सी के कैप के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर से मैंने आपको बताया हुआ है कि जो आपका यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना वो हमेशा 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो ए कैप इसका मैग्नीट्यूड जो है हम कैसे निकालेंगे, आई कैप का कोफिशिएंट 0.5 का होल स्क्वायर और 0.8 का होल स्क्वायर, जे कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर, सी के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, सी का स्क्वायर बराबर 1। इस पे बोथ साइड स्क्वायरिंग की तो ये हो गया आपका 0.25 0.64 सी स्क्वायर बराबर 1। सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल गई 1 माइनस ये हो गया आपका कितना 0.89। सी स्क्वायर कितना आ गया 0.11। तो सी की वैल्यू मिल गई हमें अंडर रूट ऑफ 0.11। तो ये हो गया आपका यहाँ पर सी की वैल्यू। अगले क्वेश्चन में आपको क्या गया है कि आपको ना यहाँ पर रिलेशन फाइंड करना है लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी में। लीनियर वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको मैंने बता रखा है या आपने अपनी क्लासेस के नोट्स में पढ़ा होगा कि जो ओमेगा होता है ना वो डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी होता है। और अगर मैं डेल्टा थीटा की बात करूं तो ये होता है आपका डेल्टा एल बाय आर। आपने पढ़ा होगा जो आपका यहाँ पर ये डेल्टा थीटा ये रेडियंस में होना चाहिए। जो आपका थीटा होता है वो होता है आपका लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। आपने क्लास 10th में ही पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला है जिससे बहुत सारे न्यूमेरिकल इजीली होते हैं। ठीक है, थीटा निकालने के लिए। तो यहाँ पर से ओमेगा बराबर इसको हमने डेल्टा थीटा को यहाँ पर से रिप्लेस कर दिया किससे, डेल्टा एल बाय आर से। तो डेल्टा एल बाय आर इंटू डेल्टा टी, और यहाँ पर से डेल्टा एल बाय डेल्टा टी ये होता है आपका क्या वेलोसिटी। तो यहाँ पर से v बाय आर बराबर ओमेगा है। v की वैल्यू कितनी आ गई ओमेगा आर। बहुत ज़्यादा सिंपल सा रिलेशन था, ये आपको रिलेशन याद भी होना चाहिए। बहुत बार इसी से न्यूमेरिकल आ जाता है कि आपको कभी यहाँ पर वेलोसिटी दे दी जाएगी, रेडियस दे दी जाएगा और आपको बोला जाएगा कि एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करो। जो आपका यहाँ पर ओमेगा है, ठीक है, ओमेगा को हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, v को हम क्या कहते हैं लीनियर वेलोसिटी, और यहाँ पर r जो है आपका रेडियस है। ठीक है, 8th क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है कि आपको यहाँ पर टॉर्क फाइंड करना है और ये आपका पोजीशन वेक्टर है और ये आपका फोर्स वेक्टर है। तो यहाँ पर पोजीशन वेक्टर के लिए यहाँ पर मैं मीटर लिख देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पर से आपको टॉर्क फाइंड करना है। टॉर्क का आपका फॉर्मूला क्या होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए इसके लिए। तो क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं आपको मैं बता देता हूँ। ये है आपका क्या आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप क्रॉस ऑफ 7 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप। ठीक है, आपको जो है यहाँ पर डिटर्मिनेंट की हेल्प से होता है ये, आपको क्लास 12th में पढ़ाएंगे, पर आपको यहाँ पर हल्का फुल्का बेसिक्स यहाँ पर बता दिया जाता है। यहाँ पर जो है आपका होता है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप होता है यहाँ पर, और यहाँ पर होता है आपका क्या जो भी आपका यहाँ पर फर्स्ट वाला है उसको ऊपर लिखना है और सेकंड वाले को नीचे। तो यहाँ पर इसका ना कोफिशिएंट्स लिखना है, आई कैप का कोफिशिएंट इसके नीचे, जी कैप का कोफिशिएंट इसके नीचे, के कैप का कोफिशिएंट इसके नीचे, और साइन वाइज लिखना है। जिसका जो भी साइन है उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर लिखना है। तो ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका 1 और ये -1, ये हो जाएगा आपका 7 -3 -5। तो इसको हम कैसे करते हैं, यहाँ पर जो है आपको इसको छुपा लेना है और इसको छुपा लेना है। इन दोनों को जो है सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले -5 को 1 से, ये आ जाएगा आपका -5 और फिर -5, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी और फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी। तो ये हो गया हमारा माइनस का, ये हो गया आपका प्लस का 3, और इसके पीछे लगा देंगे हम आई कैप, क्योंकि ये जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो फिर ये जो है हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट जब भी करते हैं तो वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पर टॉर्क हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस वजह से यहाँ पर हम आई कैप लगाएंगे। और इसके बाद आती है हमारी बारी जे कैप की, और जे कैप के साथ यहाँ पर माइनस का निशान है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है
माइनस जे कैप आपको पहले लिख देना है। इसको छुपा लेंगे, इसको छुपा लेंगे। -5 की मल्टीप्लाई कहाँ करनी है? -5 की मल्टीप्लाई यहाँ पर करनी है आपको। -5 की मल्टीप्लाई 1 से, तो ये आपका क्या आ जाएगा? -5। इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे और इसकी मल्टीप्लाई इससे, ये हो जाएगा आपका -7, तो +7 हो जाएगा। प्लस में के कैप कैसे निकलेगा? इसको छुपा लेंगे, इसको छुपा लेंगे, जो भी बचा उसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। -3 का 1 से, 7 का 1 से, तो -3 -7। तो फाइनली ये हो गया हमारा -8 आई कैप, और ये होगा आपका कितना? 2, और ये होगा आपका -2 जे कैप, और ये -10 के कैप। ठीक है, इतने न्यूटन मीटर आपका जो है यहाँ पर टॉर्क होगा। तो ये होगा आपका यहाँ फाइनली आंसर। आपको यहाँ पर जो है ये वाला मेथड आपको आना चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। अब यहाँ पर जो है ना आपको अपने माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि मेरे को क्या क्या चीज़ें नहीं आ रही हैं। अगर आपको डॉट प्रोडक्ट नहीं आ रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आ रहा है, तो वो वाला कंसेप्ट आपको जाके सीखना चाहिए, क्योंकि अगर आपने ये सारी चीज़ें अभी मिस कर दी ना तो फिर आपके पेपर में भी अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज़ें अगर आपकी रिवाइज नहीं हो रही है, जो भी आपने नोट्स में पढ़ा था उसको दोबारा से रिवाइज करो, 3 से 4 बार रिवाइज करो, ताकि आपके दिमाग में वो सारी बातें दोबारा से बैठ जाएं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपको बोला गया कि आपको ना यहाँ पर एक बॉडी दी है जो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, और यहाँ पर आपको बोला गया उसका रेडियस है यहाँ पर 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस है आपका 20 सेंटीमीटर, और अगर मैं यहाँ पर इसको मीटर में चेंज कर लूँ तो 100 से डिवाइड करना होगा, ये हो जाएगा आपका 0.2 मीटर। इट हैज़ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 10 रेडियन पर सेकेंड। तो ओमेगा है आपका कितना? 10 रेडियन पर सेकेंड, और यहाँ पर से हमें v फाइंड करना है, लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी आपकी यहाँ पर क्या होगी? तो v इजिकल टू ओमेगा आर होता है। अभी मैंने आपको रिलेशन डिराइव कराया था, तो v की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ये है आपका कितना? 10, और ये है आपका कितना? रेडियस है आपकी 0.2। तो फाइनली लीनियर वेलोसिटी आ जाएगी हमारी 2 मीटर पर सेकेंड। 10th क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बोला गया कि आपको ना यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड करना है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। ये आपका सरफेस ऑफ अर्थ है ये वाला, और यहाँ पर कितना डिस्टेंस ऊपर जाने पे जो आपका यहाँ पर g है ना, जो g की वैल्यू है वो रिड्यूस टू 4%। यहाँ पर g की वैल्यू होती है आपकी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पर अगर हम इसको 4% तक रिड्यूस कर दें तो यहाँ पर g की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर से आपको पता लग गया कि जब हम इस हाइट तक, h हाइट तक इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो g की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर से हम क्या करते हैं, g का आपका फॉर्मूला होता है gm/r², और ये जो है एट द सरफेस होती है। अगर हमें h हाइट ऊपर जाना हो तो इसका यहाँ पर फॉर्मूला होता है g' बराबर gm/r प्लस h का होल स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूँ क्या? gr² डिवाइड बाय r प्लस h का होल स्क्वायर। इसको मैंने gr² कैसे लिख दिया? यहाँ पर gm की वैल्यू कितनी आएगी? gr²। इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर से gr² को, यहाँ पर जो r² है इसको नीचे ले आते हैं r² को, तो g' बराबर g/r प्लस r प्लस में h/r का होल स्क्वायर। तो g/1 प्लस h/r का होल स्क्वायर, यहाँ पर जो है आपका इसका फॉर्मूला आ जाएगा, और g' कितना आ गया? 0.4 g बट्टे में 1 प्लस h/r का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर से क्या करना होगा, इसको हम इधर ले जाते हैं और इसको इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस h/r इस पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में g/0.4, पॉइंट हटाया ऊपर आया 10, और इसकी वैल्यू कितनी थी? 10, और 10 का 10 इंटू 10 ये हो गया आपका 100/4, तो इसको ले सकते हैं हम 25। 1 प्लस h/r की वैल्यू कितनी आई? इस पे रूट भेज दिया तो 5, h/r की वैल्यू आ गई यहाँ पर से कितनी? 4, 1 को उधर भेज दिया, 5 - 1 4। अब यहाँ पर से हाइट कितनी आ गई? 4 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ,
रेडियस ऑफ अर्थ होती है 6400 और इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया आपका 256,00 किलोमीटर। इतने डिस्टेंस अर्थ की सरफेस से ऊपर जाने पे जो आपका जी है वो रिड्यूस हो जाएगा 4%। तो उम्मीद है जितने ही आज हमने क्वेश्चन किए हैं सभी के सभी क्वेश्चन आपको सभी को समझ में आए होंगे, और बाकी जितने भी क्वेश्चन आप सभी को समझ में नहीं आया आप उसके पहले की जितनी भी आपकी थ्योरी है उसको जरूर से रिवाइज करके आना और दोबारा से इस वाले लेक्चर को अटेंड करना, तब आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा बेसिक से मैंने यहाँ पर पढ़ाने की पूरी कोशिश की है। जितने भी आपके फॉर्मूले होते हैं यहाँ पर मैंने आपको सारे बताएं, और बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसी और साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।